नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज़। हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिसने 2 बार यूपीएससी को क्लियर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेवाएं दे रहे थे लेकिन संतुष्ट नहीं थे और कुछ बड़ा करना चाहते थे। फिर दोबारा अपीयर होते हैं यूपीएससी में तो फिर इन्हें अच्छा रैंक मिलता है, पहले से भी बढ़िया रैंक मिलता है। हमको ये बता दें कि ये हैं अमृतसर के रहने वाले हैं, अमृतसर का नाम ही रोशन किया है। करणबीर सिंह चौहान इनका नाम है। आइए जानते हैं, इनसे मिलते हैं। आपको एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, एक जन्म से ही बाय बर्थ से सेरिब्रल पैलिसी बीमारी होती है, उससे ये पीड़ित हैं। नमस्कार करण जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पहली बार ही यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहता कि लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने 2 बार ये एग्ज़ाम क्लियर करा है, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि मतलब इट हैज़ बिन मतलब 6 साल की मेहनत है ये। तो 6 साल की मेहनत अब रंग लाई है तो अच्छा लग रहा है एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैं शुक्रिया करता हूँ भगवान का कि मेरे को ये बहुत सौभाग्य मिला। तो आप देखिए, आप जो हैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, आपने बीटेक करी है आपने, तो उसके बाद आपका शुरू से ही सपना था कि मैंने यूपीएससी में ही सर्विसेज देनी है, या उसके बाद या पढ़ाई के दौरान आपका ये डेवलप हुआ कि मैं इधर जाना चाहूँगा क्या, ताकि कुछ कर सकूँ? नहीं, ये आप कह सकते हो कि बचपन से मेरा मन था, मैं करना चाहता था। मतलब 8वीं क्लास से मेरे को ये मन था। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हो एंड मतलब मेरी सिस्टर जो थी, शी इज़ एन आई18, शी इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर। तो उसको देखते देखते मेरा झुकाव हुआ इंजीनियरिंग के अंदर। पर जिस दिन मतलब लास्ट ईयर में अपने कॉलेज के, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बचपन से मेरा सपना रहा है। तो फिर उस हिसाब से मैंने इसके बारे में तैयारी करनी शुरू करी। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है इसमें? देखिए, आप 3 आपकी बड़ी बहनें हैं, तो आपकी जो बड़ी बहन है शायद मेरे ख्याल से आपसे 16-18 साल बड़ी हैं और आप सबसे छोटे हैं। 3 बहनों के आप इकलौते भाई हैं। इंस्पिरेशन कौन बना आपको? आई थिंक माई इंस्पिरेशन हैज़ बीन माई डैड। मेरे पिताजी हैं इंस्पिरेशन मेरी सबसे बड़ी, एंड मेरे जो सिस्टर हैं, तीनों ही इन एवरी मतलब किसी न किसी तरीके से मुझे इंस्पायर करते रहते हैं। तो मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए इंस्पिरेशन है, उसके बगैर तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो करण, जब आप पहली बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे थे, पहली बार शायद आपने अटैम्प्ट दिया था 2017 में, फिर 18 में, फिर 19 में आपको सफलता मिली। तो पहली बार जब आप बैठे और उसके बाद आपका रिजल्ट जो है आपके अनुकूल नहीं आया, तो क्या बीती आपके ऊपर? बुरा लगता है मतलब ये इस प्रोसेस का बात ये है कि पूरा 1 साल लगता है एक साइकिल में। तो ऑफ कोर्स बुरा लगता है, आप रोते हो, आप दुखी होते हो। बट देन आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपको किस तरह से संभालते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। एंड इसमें आई थिंक मेरे पिताजी का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि उन्होंने मतलब मुझे कभी हार नहीं मानने दी, जब मेरा दिल भी करता था हार मानने का। देखिए, आम तौर पर देखिए, माता पिता का भी सपना होता है। जैसे 3 बहनें हैं, शादियां करके चली गई अपने घरों को, बेटा है उसकी शादी करें, तो आपको कभी लगा नहीं कि यार इंजीनियरिंग भी अच्छा खासा फील्ड है, अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं छोड़ उधर आ जाऊँ, इंजीनियरिंग में ही अपनी सर्विसेज दूँ, जो आपकी स्किल है? लेकिन स्किल तो मतलब एक्वायर कर सकते हैं ना विद टाइम। अभी मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव और इंडियन फॉरेन सर्विस इज सम सर्विस जिसमें मैं कर सकता हूँ इन अ बेटर वे कंट्रीब्यूट टू इंडिया। और जहाँ तक रही पैसे की बात, पैसा यहाँ ये जो सर्विसेज होती हैं ये पैसे के लिए नहीं होती है, ये होती हैं टू मेक चेंजेस इन पीपल्स लाइफ। एंड मतलब जैसे आपने मुझे बोला कि आई माई सेल्फ सफरर ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी, तो मेरे को पता है कि प्रॉब्लम्स डे बाय डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या नहीं होती हैं। एंड इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट टू समबडी लाइफ की किसी चेंज कर सकते हो आप, तो आपको करनी चाहिए। एंड दिस सर्विस बी इट फॉरेन, चाहे इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे फॉरेन सर्विस हो, आप दोनों में अच्छा कंट्रीब्यूट करके एक सोसाइटल चेंज लेके आ सकते हो आप। तो करण, जब आपको पहली बार जब अपनी यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो आपको कहाँ पोस्टिंग मिली थी, तो कितनी देर आपने वहाँ पर सर्व किया है? मैं अभी मतलब अभी भी मैं आई एम सर्विंग करंटली, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहा हूँ, रक्षा मंत्रालय में एज असिस्टेंट डायरेक्टर, टू बी प्रिसाइज DGQA उसको बोलते हैं। एंड अभी भी 1.5 साल से पिछले मैं काम कर रहा हूँ एंड अभी भी मैं वहीं कर रहा हूँ। तो 1.5 साल आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होता है देखिए, तो उसमें आपने सेवाएं दी। तो आप
सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी जो भी आपको काम दिया गया था, तभी बंदे के मन में तभी आता है ना जी, मैं और करूं और अच्छा करूं तो मुझे इससे भी बढ़िया कहीं पोस्टिंग मिल जाए, जब इसीलिए आपका चयन जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हुआ है। बात यहाँ मेरी सेटिस्फैक्शन की तो है ही नहीं, बात यहाँ ये है कि जो एम लेके सिविल सर्विसेज में उतरा था, आज से बचपन से ले लो चाहे अभी इस 2016 से ले लो, वो समवॉट एक मुझे लग रहा था कि इससे बेहतर मैं कर सकता हूँ, कंट्रीब्यूट बेहतर कर सकता हूँ देश की तरफ। इसीलिए मतलब मैंने ये सोचा कि मैं दोबारा दूंगा, दोबारा एक बार ट्राई करूँगा, होता है तो ठीक है, नहीं तो वॉट एवर इज़ इन माई हैंड उस वे में मैं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा देश को। अच्छा, एक तो ये होता है जैसे पहले आपने अभी क्लियर नहीं करा था तो आपके पास काफ़ी समय रहता था, एक ही काम था, अभी आपने पढ़ाई करनी है। ड्यूरिंग सर्विसेज तो आपके पास ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो भी आपके ऊपर, आपने बताया कि आप डायरेक्टर थे, तो काम का भी बोझ रहता है और पढ़ाई भी करनी है, ये दोनों आपने इसको मैनेज कैसे किया? बेसिकली मतलब जैसे मैंने बोला 6 साल की मेहनत है, तो 6 साल में बहुत कुछ सीख लेता है बंदा, प्रिपेयर कर लेता है। फर्स्ट टाइम में आपको लगता है कि हाँ कुछ नई नई चीज़ें होती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप चीज़ों से फेमिलियर होते हो। बट हाँ, मेंटेन करना, बैलेंस रखना दोनों में बहुत मुश्किल होता है। बट स्टिल आप वीकडे पे 2-3 घंटे पढ़ लो, वीकेंड पे आप पूरा पूरा दिन पढ़ लो, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता था। इस तरीके से आई वुड मतलब आई मैनेज्ड इट वेल, अच्छे से मैनेज हो गया। तो अभी आप जो, हाँ, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप काम कर रहे हैं वहाँ अपने इस्तीफ़ा देंगे तो उसके बाद आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ज्वाइन करेंगे, तो आपकी पोस्टिंग कब होगी, उसका ये प्रोसेस क्या है ये? सो आई विल सबमिट माई टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है, वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के बाद आई विल जॉइन लबासना ट्रेनिंग, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी विच इज़ इन मसूरी। उसके बाद अकॉर्डिंगली वी विल बी सेंड टू सुषमा स्वराज फॉरेन इंस्टीट्यूट, दिल्ली के अंदर है वो। तो ये पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है 9 महीने का। उसके बाद यू विल बी सेंट टू वेरियस मिशंस, आपको भेजा जाएगा बाहर की कंट्री में, वहाँ पे आपकी लैंग्वेज ट्रेनिंग होगी, नई भाषा सीखने को मिलेगी आपको, एंड देन फर्दर पोस्टिंग्स होती रहती है इसके अंदर। तो ये उसका सारा टाइम लाइन है। तो कब तक आपका जो ड्रीम है वहाँ कितना, अभी 1 साल का समय है वहाँ तक पहुँचने में? सब आई थिंक ड्रीम तो पूरा हो चुका है, 24 तारीख से ट्रेनिंग शुरू है, तो ड्रीम तो आई हैव ऑलरेडी विद गॉड्स ग्रेस पूरी हो चुकी है, एंड बस शुरुआत होनी बाकी है 24 अगस्त से। क्या करना चाहेंगे देश के लिए या सोसाइटी के लिए, या आप जैसे जो बच्चे हैं जो सेरेब्रल पैल्सी से पीड़ित हैं या और किसी में हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं? सो वन थिंग मैं जो रियलाइज़ की है, मतलब सिंस बर्थ एंड ऑल, देश में लेके विकलांगता को बहुत नज़रिया नेगेटिविटी का है, थोड़ा पॉजिटिविटी नहीं है, इसको मोर ऑफ अ टैबू माना गया है सोसाइटी। सो इफ़ मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑन एन इंटरनेशनल फ्रंट कि मैं इंडिया को जाके रिप्रेजेंट करूं, नॉट ओनली इट विल चेंज पीपल्स माइंडसेट, बट बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे कि यार ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो हमको किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करती है। सो मेरा मेन एम यही रहेगा टू कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ इंडियन पॉलिसीज़ में, फॉरेन पॉलिसीज़ में, एंड लोगों को बताऊं कि भाई आपको इसके बियॉन्ड सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कोई आपकी वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ये आपका एम्पावरिंग फैक्टर भी हो सकता है। अच्छा, अगर डोंट माइंड मैं आपसे सवाल पूछूंगा, देखिए जब जैसे अभी आपने कहा भी मेरे माइंड में ये सवाल आया, तो ड्यूरिंग स्कूलिंग या ग्रेजुएशन कभी आपको लगा दूसरे बच्चे हीन भावना, जैसे आपने कहा कि उस तरह से नहीं देखते हैं, तो कभी आपको लगा हो या भगवान को दोष दिया हो या कभी किसी तरह की आपके मन में कोई बात आई हो? देखिए, दोष देने से क्या होगा, अगर मुझे लगता है भगवान कुछ लेता है तो देता भी है, तो आई एम श्योर कि मतलब गॉड हैज़ बिन काइंड टू मी कि मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ, ये इतना कुछ अचीव किया हूँ। मेरा सवाल ये है कि कभी आपको किसी तरह की मुश्किल का सामना, लोग किस तरह, मतलब बिहेवियर कैसा रहता था? लोगों का बिहेवियर मेरे 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 हिसाब से, मतलब आई हैव मेड गुड पीपल इन माई लाइफ, अच्छे लोग मिले हैं मुझे। बट अगर आप जनरल लोगों की बात करें, की बात मैं स्कूल और आपके आपके ड्यूरिंग आपके पढ़ाई की जर्नी की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मेरे को, आई विद गॉड्स ग्रेस, पीपल हैव बिन काइंड टू मी एंड लविंग टू मी एज सच। मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन जिस तरफ आप पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब नहीं मुझे फेस होने को मिला। बट हाँ, एक खुद को थोड़ा कभी कभी लिमिटेशन फैक्टर लगता है। समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू डू थिंग्स, आप नहीं कर पाते हो जो आपको करना चाहिए, जो बाकी लोग कर पाते हैं वो नहीं कर पाते हो, तो वो उसको फिर करने के लिए एक अलग तरीके से करना पड़ता है उन चीज़ों को। तो ये है कि मुझे उन चीज़ों को वो ट्राई करने में वो स्ट्रगल रहती थी। बट
आप लोगों को नहीं बोल सकते, लोग हैव बीन काइंड टू मी। सो जी। तो अब क्या करना चाहेंगे देश के लिए, और क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा? ऐसे लोग आज तक देखे छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में आ जाते हैं कि मेरे को लैन पंजाबी जे की लोग ये कहते भी साढ़े को लै नहीं गा, सब हर चीज़ का दोष परमात्मा रब ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ हैं। नहीं देखो, तनाव तो नॉर्मल है, तनाव में तो मैं भी बहुत आता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट पॉइंट इज, उस तनाव को भूल के आपको अपने चीज़ें में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको यू डोंट हैव टू उसको ओवर पावर नहीं करने देना अपने ऊपर। ठीक है, तनाव में आइए, उसके बारे में सोचिए, पर सोचने के बाद उसको लिए आगे भी बढ़िए। तो ये सोच होनी चाहिए। और बाकी देश, जहाँ तक रही देश के लिए कुछ करने की बात, अब जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी मुझे देश के लिए कुछ भी करने की, जहाँ भी मुझे देश में भेजा जाएगा, कहीं भी भेजा जाएगा, आई विल डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ इन द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माई कंट्री। जो भी देश हित में होगा वो मैं अपनी क्षमता के हिसाब से सबसे बढ़िया करने की कोशिश करूँगा। पढ़ाई के अलावा आपकी किसी चीज़ में रुचि हो? ऑनेस्टली आई एम ए वेरी बोरिंग, मैं बड़ा बोरिंग पर्सन है, मैंने कोई हॉबी शॉबी है नहीं मेरी। बट या आई लाइक टू वॉच क्रिकेट ਐਂਡ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਆਇਆ? last year in 2019 I got 807 rank, and this time 643 आया है मेरा। so this has been a jump, and accordingly Indian Foreign Service मैंने मिला है। ये देखिए, ये हैं करणबीर सिंह चौहान हैं, 2 बार यूपीएससी का इन्होंने टेस्ट क्लियर किया है। घर में खुशी का माहौल है, रिश्तेदार भी आए हुए हैं, केक काट कर खुशी मनाई गई है, मुंह मीठा कराया जा रहा है। हम बात करेंगे इनके पिताजी के साथ कि उनका क्या कहना है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਰਨਬੀਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ यूपीएससी ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੀ ਜਨਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਨਜੀਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 26-27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ? ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉਦੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਲਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਾਈਟਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ। ਫਿਰ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਆਏਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਮਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਵੀਲਰ ਲਾਤਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਘਰ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ 4 ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਕੂਲ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਵੀਲਰ ਲਾਤਾ। 3 ਵੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। यूपीएससी ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ 2 ਵਾਰੀ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ 2,70,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀਰਾਓ ਨੇ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ PG ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ PG ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਪਕਿਨ ਸੀ ਉਹ ਢੇਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। 1 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ।
ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਕੰਪੀਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ? ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟੇ ਦੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਛਾਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫਰਦਰ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣੇ ਹੋ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ, ਹੈਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਹਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਕੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਨ ਕਰਨਵੀਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100-150 ਗਜ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਰਨ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ D4 ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।